हेलो एवरीवन। हम लोग आज अपनी इस क्लास में बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गांधीयन मास मूवमेंट्स में सबसे पहला इंडिया के अंदर वो था अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सबसे पहले बात करेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पहले की सिचुएशन क्या थी। इसी चीज़ को आपको ये भी पूछा जा सकता है दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉजेज़ क्या थे। अगर कॉजेज़ के फॉर्म में क्वेश्चन अगर आपको मिले कहीं पे तो भी आप यही चीज़ें बताओगे। और इस तरह से भी व्हाट वर द सिचुएशन इन इंडिया बिफोर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो मेजर सिचुएशन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद से उसकी जो इम्प्लीकेशंस थे, उसके जो रिजल्ट्स थे वो इंडिया में लोग झेल रहे थे। वो रिजल्ट्स क्या थे हम लोगों ने बात की हुई है कि गवर्नमेंट ने, आपने पढ़ा होगा अपनी एनसीईआरटी के अंदर कि वॉर जब भी होता है फ्री में नहीं होता, वॉर के लिए पैसा लगता है। तो गवर्नमेंट ने वो पैसा रेज करने के लिए लोगों पे टैक्स बढ़ा दिया, हैवी टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ गई थी। उसके अलावा लोगों को फोर्सफुली आर्मी के अंदर भर्ती भी किया जा रहा था। ये वॉर का इम्पैक्ट था इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 के अंदर एक ऐसा एक्ट आया, अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून पास किया। उस कानून के अंदर द ब्रिटिशर्स कुड डिटेन एनी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फॉर अप टू 2 years विदाउट एनी ट्रायल। बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के वो किसी भी इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को उठा के जेल में डाल सकते थे। तो इस चीज का भारी विरोध हुआ, रॉलेट सत्याग्रह भी चला। रॉलेट एक्ट यही था, इसकी वजह से इंडिया में लोगों में गुस्सा था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, रॉलेट एक्ट का विरोध जब चल रहा था उसी के दौरान अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर के ऑर्डर्स के ऊपर फायरिंग कर दी गई इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर। तो उसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। उस चीज का गुस्सा इंडिया में लोगों में था, दैट जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऑफ 1919। एक चीज थी कि गवर्नमेंट का जो रिप्रेशन था, गवर्नमेंट की तरफ से जो लोगों के जो प्रोटेस्ट थे उनको दबाया जा रहा था, बुरी तरह वायलेंटली मारा जा रहा था लोगों को, वो एक रीजन था। और एक नया इशू आया था, वो था खिलाफत का इशू। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ टर्की। टर्की का जो सुल्तान था उसी को कैलिफेट या खलीफा बोला जाता था, और वो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़े रिलीजियस लीडर के रूप में जाना जाता था। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर टर्की हार गया तो, और अंग्रेज जीत गए थे, पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम्स को यह डर था, मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड वर फियरफुल ऑफ अ हार्श ट्रीटी बीइंग इम्पोज्ड ऑन देयर कैलिफेट। पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह डर था कि उनके खलीफा के ऊपर एक हार्श ट्रीटी इंपोज की जाएगी जिसमें उनको बेइज्जत किया जाएगा, सिंपल। तो ऐसे में मुस्लिम्स जो थे वो अंग्रेजों के अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे। खिलाफत का ये इशू था जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, दो ये ब्रदर्स थे, शौकत अली ब्रदर्स बोलते थे इनको। इन्होंने मुंबई के अंदर एक खिलाफत कमेटी बनाई थी और गांधी जी से सपोर्ट मांगा था। गांधी जी इनको सपोर्ट कर देते हैं और इनका ये मूवमेंट चल रहा था। बट ये सारी चीज़ें क्या थी, ये नॉन कॉपरेशन से पहले हो रही थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लॉन्च होने से पहले ये सारी इतनी चीज़ें हो रही थी। जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो गांधी जी को मिल गया एक इशू। गांधी जी ऑलरेडी ये चाहते थे कि इंडियंस को यूनाइट किया जाए। उनको दिख गया कि हिंदूज नाराज हैं, मुस्लिम्स नाराज हैं, इकोनॉमिकली जनता त्रस्त है अंग्रेजों से, गांवों के अंदर गुस्सा है, शहरों में गुस्सा है। तो इस सारे गुस्से को चैनलाइज किया जाए और एक मास मूवमेंट खड़ा किया जाए। उस मास मूवमेंट का नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बात आती है अगली कि गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन क्यों चुना। नॉन कोऑपरेशन नाम से पता चल रहा है अपने को कि नॉन कोऑपरेशन क्या था। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तब उसी टाइम से ही उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, जिस बुक का नाम था हिंद स्वराज। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नाम की जो ये बुक थी, इस बुक में गांधी जी ने बात की थी, जिक्र किया था दैट ब्रिटिश रूल हैड सर्वाइव्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस। इंडियंस ने अंग्रेजों का सहयोग किया है, कोऑपरेट किया है, इस वजह से ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में सर्वाइव कर पाया। और एक और बात इससे बढ़ के आगे गांधी जी बोलते हैं उस बुक के अंदर, दैट ब्रिटिश रूल वुड गो अवे फ्रॉम इंडिया इफ इंडियंस स्टॉप दिस कोऑपरेशन। अगर इंडियंस इस कोऑपरेशन को रोक दें, इस सहयोग करने को रोक दें, जो कोऑपरेशंस इंडियन कर रहे हैं उसकी जगह इंडियंस अगर नॉन कोऑपरेशन करें तो ब्रिटिश रूल वुड गो अवे फ्रॉम इंडिया। ये चीज गांधी जी की थॉट थी। ये गांधी जी इसमें बात कर रहे थे अपनी बुक में। बुक का नाम था हिंद स्वराज। अगली बात ये आती है कि गांधी जी ने, अब देखो नॉन कोऑपरेशन की फिलॉसफी तो गांधी जी ने ये बता दी, इसके साथ में गांधी जी ने अब एक बात, अब लोगों ने, सीधी सी बात है कि गांधी जी को पूछा क्वेश्चन कि ठीक है आपकी बात तो ठीक है लेकिन ये नॉन कोऑपरेशन करेंगे किस तरह हम लोग। जब ये पूछा गया तो गांधी जी ये जवाब देते हैं कि हाउ टू टर्न द
फिलॉसफी ऑफ नॉन कोऑपरेशन इनटू अ मूवमेंट या फिर मास मूवमेंट। उसके लिए गांधी जी सजेस्ट करते हैं दैट हम इंडियंस को अंग्रेजों को नॉन कोऑपरेट करना होगा, अंग्रेजों के साथ असहयोग दिखाना होगा, अंग्रेजों के स्कूल्स, उनके कॉलेजेस, उनके कोर्ट्स, उनके गुड्स, फॉरेन गुड्स जो हम लोग इंडियंस इंपोर्ट कर रहे थे, वो सारी चीज़ों को हमें बॉयकॉट करना पड़ेगा, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा, उनका यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। कोर्ट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो भी ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किए हुए हैं उनके अंदर जाना हमें बंद करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ गांधी जी ने बोली। और जब इंडियंस इस तरह से मास लेवल पे नॉन कोऑपरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट वुड टर्न इनटू अ मास मूवमेंट। आई होप इट इज क्लियर। ये गांधी जी का तरीका था नॉन कोऑपरेशन की फिलॉसफी को कैसे एक मास मूवमेंट में तब्दील किया जाए उस चीज के लिए। अब अगली बात आती है कि एक चीज और थी कि गांधी जी ने ये चीज प्रपोज तो की, लेकिन विद इन कांग्रेस मेनी ऑफ द लीडर्स वर अगेंस्ट दिस, क्योंकि उनका मेन मुद्दा यह था कि वो नहीं चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट किया जाए। गांधी जी ने यहाँ पे एक बात बोली है कि आप ये बॉयकॉट करिए, ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, फॉरेन गुड्स, और उसके साथ में काउंसिल्स के बॉयकॉट की भी बात बोली थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इधर लास्ट में लिखा गया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बॉयकॉट करने का मतलब ये था कि अंग्रेजों ने इंडिया में कानून बनाने के लिए अपनी प्रेसिडेंसीज में अब ये काउंसिल्स बना दी थी। इन काउंसिल्स में इंडियंस को अलाउ कर रहे थे कि आप इलेक्शन जीत के आ जाओ और इसमें एंट्री ले लो। गांधी जी ने यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन के नाम पे बोला कि आपको सबको, आप इंडियंस को इसे बॉयकॉट करना है। तो कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स थे जो इस बॉयकॉट के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि इन काउंसिल्स के अंदर जाके और फिर वहां पे अंग्रेजों का विरोध किया जाए। मास मूवमेंट अच्छी बात है, बट अंग्रेजों को उन्हीं के बनाए हुए रूल्स के अंदर चैलेंज किया जाए, और अगले दिन जब अखबारों में छपेगी ये बातें तब अंग्रेजों को शर्मसार होना पड़ेगा। इस तरह की अप्रोच चाहते थे कांग्रेस के कुछ लीडर्स, लेकिन गांधी जी मास मूवमेंट के पक्ष में थे। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था जो धीरे से रिजॉल्व होगा। बाद में अल्टीमेटली गांधी जी इनको, कांग्रेस के लीडर्स को कन्विंस कर लेते हैं, और वो कन्विंसिंग की जो बात थी वो 3 फेजेस में इधर अपने को दिखती है कि गांधी जी ने ओरिजिनली ये सितंबर 1920 के अंदर एक जो कांग्रेस ने एक स्पेशल सेशन करवाया था। कांग्रेस के स्पेशल सेशन के अंदर, कैलकाटा सेशन में, कांग्रेस के लीडर्स को गांधी जी कन्विंस कर लेंगे दैट हमें एक मास मूवमेंट लॉन्च करना है, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। इस चीज को लेके, गांधी जी की बात को लेके कांग्रेस के लीडर्स कन्विंस हुए। कांग्रेस नॉर्मली साल के लास्ट के अंदर एक अपना सेशन करती थी जिसमें पूरे देश से कांग्रेस के डेलीगेट्स, कांग्रेस के लीडर्स पहुंचते थे। ये नॉर्मली दिसंबर के अंदर होता था, साल के लास्ट में ये सेशन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे बिकॉज इवेंट ऐसा था कि गांधी जी ने इस चीज़ के लिए सितंबर के अंदर ही कैलकाटा में अपना एक स्पेशल सेशन ये बुलाया। इस कैलकाटा के सेशन के अंदर गांधी जी कांग्रेस के लीडर्स को कन्विंस करेंगे। दिसंबर के अंदर, जब साल के एंड में 1920 के अंदर जब ये सेशन हुआ नागपुर के अंदर, तो वहां पे नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया। प्रोग्राम अडॉप्ट करने का मतलब ये था दैट कांग्रेस हर साल लास्ट के अंदर, जैसे अब यहाँ पे 1920 के लास्ट के अंदर कांग्रेस अपनी एक रणनीति बना रही है, एक स्ट्रेटजी बना रही है। उस स्ट्रेटजी के, उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया, उस प्रस्ताव को पास कर दिया कि अगले साल हम लोग क्या काम करेंगे। तो यहाँ पे दिसंबर 1920 में जो नागपुर के अंदर कांग्रेस का ये सेशन हुआ, इसके अंदर कांग्रेस ने ये डिक्लेयर कर दिया दैट 1921 के अंदर हम लोग एक फुल फ्लेज्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोग लॉन्च करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अगली बात थी कि अब जनवरी 1921 के अंदर नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन। सिंपल है, अभी तक की बात आपको इजीली समझ में आई होगी। हमने सबसे पहले शुरू में देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले की क्या सिचुएशन थी, उसके बाद गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन का रास्ता क्यों चुना, ये नॉन कोऑपरेशन की जो फिलॉसफी थी उसको वो कैसे एक मूवमेंट में तब्दील करवाने की इंडियंस को एडवाइस कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे कांग्रेस से इस चीज को अप्रूवल दिलाएंगे और ये मूवमेंट अल्टीमेटली लॉन्च होगा। मूवमेंट जब लॉन्च हुआ तो इसके अलग अलग स्ट्रैंड्स देखे गए। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी बुक अभी तक देखी हो इस चैप्टर की, तो उसमें आपने ये चीज नोटिस की होगी कि इस मूवमेंट के अलग अलग स्ट्रैंड्स, अलग अलग जगहों पे ये मूवमेंट इंडिया में कैसे फैला, उस चीज के ऊपर बात हुई है। और वो बात अगर हम लोग इधर करें तो हाउ डिफरेंट पीपल पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसकी अगर अब अभी हम लोग बात करें, जस्ट अ सेकेंड, इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पे ये मूवमेंट कैसे फैला उसकी अगर बात की जाए तो सिंपल सी चीज है, 3 पार्ट्स में हम लोग इसको बांट के देखते हैं। पहला एनसीएम इन टाउन्स, दूसरा एनसीएम या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब हो गया कि जो
नॉर्मली आपका शहर है उससे बाहर की तरफ, वहां पे कंट्री साइड के मतलब में हम लोग पहले अवध में पढ़ते हैं विलेजेस के अंदर, और दूसरा फिर उसके बाद लोग पढ़ेंगे ट्राइबल एरियाज में कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैला। और एक तीसरी बात, तीसरा स्टैंड हम लोग करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन प्लांटेशंस। तो सबसे पहले अगर बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स टाउन्स के अंदर कैसे फैला, इसी चीज को इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी ऐसा बोला जाता है कि इकोनॉमिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट रहा था, वो भी हम लोग इसी के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो पहली बात करें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाउन्स के अंदर कैसे फैला, तो द मूवमेंट स्टार्टेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास इन द सिटीज। मिडिल क्लास, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी इंडिया के अंदर भी थी, उसने सिटीज में, शहरों में इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। द स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड जो स्कूल्स और कॉलेजेस थे उनका बॉयकॉट किया, जैसे गांधी जी ने कहा था। टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट कर दिए गए इंडिया के ज़्यादातर प्रोविंसेस में एक्सेप्ट इन मद्रास। मद्रास के अंदर जस्टिस पार्टी नाम की एक पार्टी थी, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। आपको अपनी, देखो मैंने जो चीज़ें इधर बात की है ना, ये सारी की सारी आपके 4 मार्कर क्वेश्चन को नजर में रखते हुए की है। बुक के अंदर थोड़ा सा कुछ बॉक्सेस दी गए हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, वो आप लोग जरूर पढ़ोगे, वहीं पे आपको इस जस्टिस पार्टी की बात की जाएगी, मद्रास वाली की। जस्टिस पार्टी जो थी वो मद्रास के अंदर एक नॉन ब्राह्मणिकल पार्टी थी। उसको ये लगता था कि हमें पहली बार अंग्रेज पावर में आने का मौका दे रहे हैं, और अभी गांधी जी ने बोल दिया कि आप लोग पार्टिसिपेट मत करो, तो इन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वो साउथ की बात थी। तो एक ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मद्रास के अंदर, मद्रास अकेला ऐसा प्रोविंस था जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान लेजिस्लेटिव काउंसिल का बॉयकॉट नहीं किया गया था। तो ये ठीक है, अपने लिए याद रहेगा होपफुली ये कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पैन आउट और स्प्रेड इन द टाउन्स। आई होप इट इज इजीली वर्थ रिमेंबरिंग टू यू। अगला अगर बात करें अपन लोग तो ये है कि इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिकली क्या इंपैक्ट पड़ा था अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, उसकी बात हमने इधर की है। इकोनॉमिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो इंपैक्ट था उसको स्टडी करें अगर हम लोग, तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने की बात गांधी जी ने की थी, और जब ये बॉयकॉट किए गए उसके अलावा लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। पिकेट करने का मतलब होता है घेराव करना, तो लिकर शॉप्स को, शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। फॉरेन क्लोथ्स जो थे उनको ह्यूज बॉनफायर्स में जलाया गया, चौराहों के ऊपर पब्लिकली उनको जलाया गया। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ्ड ड्यूरिंग द फेज 1921 से लेके 22 तक जाते जाते ये जो इंपोर्ट था फॉरेन क्लोथ्स का ये हाफ हो गया, आधा हो गया। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। पीपल डिस्कार्डेड इंपोर्टेड क्लोथ्स एंड यूज्ड ओनली इंडियन मेड क्लोथ्स। तो इस तरह की चीजें इकोनॉमिकली अपने को देखने को मिली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। आई होप याद रहेगा आपको ये। अगला उसके बाद अगर इसी पूरे शहरों के मूवमेंट की बात करें तो इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसके अंदर कुछ कमियां भी थी डियर स्टूडेंट्स। वो कमियां क्या थी? वो कमी ये थी कि इस मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने सिंपली बोल दिया कि फॉरेन क्लॉथ को आप बॉयकॉट करो, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करो, इंडियन मेड खादी जो है वो यूज करना स्टार्ट करो। बट अब प्रॉब्लम ये थी, खादी वॉज एक्सपेंसिव, खादी हैंडमेड होती थी और फॉरेन क्लॉथ जो आता था वो मशीन मेड था। ऑब्वियसली मशीन मेड कपड़ा जो था उस टाइम पे सस्ता आता था, आज भी आता है। मशीन मेड टेलर मेड के कंपैरिजन के अंदर सस्ता रहेगा क्योंकि वो बल्क में क्रिएट होता है। यहाँ पे अब ये मशीन मेड कपड़ा जो था वो सस्ता था, बट खादी, गांधी जी ने जो स्विच होने का बोला, खादी महंगा था, इस वजह से भी पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट। गरीब लोग जो थे वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और ये एक प्रॉब्लम थी गांधी जी के इस मूवमेंट की टाउन्स के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस वर नॉट सेटअप। इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑल्टरनेटिव जो सेटअप किए जाने चाहिए थे वो नहीं सेटअप किए गए। जब गांधी जी बोल रहे हैं कि आप आर्मी छोड़ दो, पुलिस छोड़ दो, कोर्ट छोड़ दो, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बॉयकॉट कर दो, तो बदले में आपने क्या उन लोगों को जाने के लिए दूसरा जरिया दिया? क्या नए कॉलेजेस, स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए? इंडियन स्कूल्स वो उस स्केल पे नहीं आए जितने वो बंद हो रहे थे। मतलब जितना अंग्रेजों के स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे थे उतना नंबर ऑफ स्कूल्स नहीं ओपन हुए। तो ऐसे में ये मूवमेंट इस वजह से भी फेल हुआ। ये टाउन्स की दो लिमिटेशन आप याद रखोगे, एक तो खादी की लिमिटेशन कि खादी वाज एक्सपेंसिव, सेकंड वाज दैट ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस वर स्लो टू कम अप। वो बाद में बहुत धीरे धीरे आए कि उस स्पीड पे नहीं आए जिस स्पीड पे बॉयकॉट किया जा रहा था। अब अगर आगे बात करें अपन लोग, तो ये तो हुआ अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाउन्स के अंदर।
इसके अलावा एक और आगे हम लोग बात कर सकते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड के अंदर हम लोग पहला सेक्शन देखेंगे, कंट्री साइड में विलेजेस के अंदर क्या हो रहा था। तो अवध के अंदर क्या हो रहा था उस पर अगर बात की जाए तो अवध में पेजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र कौन थे? एक सन्यासी थे हु अर्लियर वर्कड इन फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर। फिजी के अंदर वो इंडेंचर्ड लेबर की तरह काम करते थे। बाबा रामचंद्र फिजी रिटर्न्ड इंडेंचर्ड लेबर थे। अवध आने के बाद, अपने गांव में आने के बाद, ये यहाँ के लोगों को मोटिवेट करेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल के लिए। यहाँ के लोगों की क्या परेशानी थी कि यहाँ के लोग जो थे तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स से परेशान थे। ये तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स बहुत हाई रेंट डिमांड इनसे करते थे, तो और उसके अलावा वो बेगार भी फोर्स करते थे इनके ऊपर। बेगार का मतलब होता था अनपेड लेबर, किसी से बिना पे किए हुए उससे लेबर करवाना, मजदूरी करवाना। इस सब के चलते इनकी जो डिमांड्स थी अवध के अंदर, गांव के अंदर लोगों की जो डिमांड्स थी वो ये थी दैट आप एक तो रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो टैक्स का पैसा है उसको रिड्यूस करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एबॉलिशन ऑफ बेगार, कि बेगार को एबॉलिश किया जाए, बेगार खत्म किया जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनका सोशल बॉयकॉट किया जाए। इस सोशल बॉयकॉट का अच्छे से मतलब आपको समझ आता है अगली लाइन के अंदर, जो अपनी एनसीईआरटी में भी दी गई है, कि जनता ने नाई धोबी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए। नाई धोबी सत्याग्रह का मतलब, या नाई धोबी बंद जो ऑर्गेनाइज किए गए, उसका मतलब ये था, नाई का मतलब हो गया बार्बर, आपको पता होगा ये चीज, धोबी होते हैं वॉशरमैन। तो ऐसे में जो तालुकदार्स और बड़े जमींदार्स या ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनके लिए उनका सोशल बॉयकॉट किया जा रहा था, सामाजिक बहिष्कार कर रहे थे। मतलब समाज के अंदर जो बेसिक सर्विसेज उनको मिलती थी, लाइक बार्बर और धोबी का काम जो होता था, वॉशरमैन कपड़े धोने का काम करता था, ये काम अब उनके लिए नहीं किए जाएंगे। तो इन कामों के अंदर, ये इन बेसिक चीजों से, इन बेसिक नेसेसिटीज से उनको वंचित रखा जाएगा। एंड टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। यही चीज इधर जो मैंने बोली वो समझाई गई आगे। आगे अगर बात करें तो अब इस गांवों के मूवमेंट की क्या लिमिटेशंस थी, उस पर अगर हम लोग बात करें तो गांवों के मूवमेंट में खास बात यही थी कि गांवों का मूवमेंट जो था, इसमें अलग अलग जगहों पे वायलेंस हो रही थी। वायलेंस होने का मतलब ये हो गया कि गांव वाले कभी भी तालुकदार्स और जो लैंडलॉर्ड्स थे बड़े, उनके घरों पे अटैक कर देते थे। वायलेंस हो रहा था जो गांधी जी के उसूलों के खिलाफ था। एक तो प्रॉब्लम यही थी कि हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स को लूट लिया जाता था। उसके अलावा कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विद द वायलेंस इन विलेजेस, और ये जो वायलेंस हो रही थी इसके साथ कांग्रेस की लीडरशिप अनहैप्पी थी, नाखुश थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखी गई गांवों के अंदर, कि गांवों के अंदर गांधी जी के नाम का मिसयूज हो रहा था। नाम का मिसयूज होने का मतलब ये था कि लोग गांधी जी के नाम पे अपने पॉलिटिकल जो भी मोटिव्स थे उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। तो आई होप ये याद रहेगा आपको। ये गांवों के अंदर, अवध के अंदर गांवों में लिमिटेशन थी। अवध में ये जो लोग इकट्ठा हो रहे थे, इनको ऑर्गेनाइज करने का काम कर रही थी औध किसान सभा। औध किसान सभा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में इंस्ट्रूमेंटल थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बाबा रामचंद्र के साथ मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, औध किसान सभा। और औध किसान सभा जो थी वो इन पेजेंट्स को मोटिवेट कर रही थी इस मूवमेंट में जुड़ने के लिए। अगला एक इंपॉर्टेंट पार्ट और दिया है कि इंडेंचर्ड लेबर, मैंने एक वर्ड यूज किया था थोड़ी देर पहले कि बाबा रामचंद्र जो थे ये फिजी रिटर्न्ड इंडेंचर्ड लेबर थे। इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है वो आपको इजीली अब समझ में आना चाहिए। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट के तहत लेबर बना के इंडियंस को अंग्रेज ले जाते थे अपनी अलग अलग कॉलोनीज में, उन्हीं को बोला जाता था इंडेंचर्ड लेबर। वही चीज लिखी है इधर, बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए फिक्स्ड टाइम। एक फिक्स्ड टाइम के लिए इनको, जितना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया उतने टाइम के लिए इनको अंग्रेजों के लिए काम करना पड़ता था। ये स्लेव्स नहीं है, स्लेव्स से अलग है, स्लेव्स लाइफ टाइम के लिए होते थे। इधर अगला एक और वर्ड दिया है तालुकदार्स। ये वर्ड मैंने यूज किया था पीछे। तालुकदार्स का मतलब होता है जो रेवेन्यू कलेक्टिंग लैंड ऑनर्स होते थे उनको बोला जाता था तालुकदार्स। अब आगे अगर बात करें तो ये हो गए अपने दो स्ट्रैंड्स हमने बात की। एक तो हमने बात कर ली टाउन्स के अंदर कैसे ये मूवमेंट फैला, और दूसरा उसके बाद हमने बात की कि कंट्री साइड के अंदर विलेजेस में कैसे ये मूवमेंट फैला। अब विलेजेस के अंदर ही हम लोग अगर आगे और बात करें तो विलेजेस के अंदर एक और स्ट्रैंड कंट्री साइड के अंदर हम लोग अभी बात करेंगे, वो है ट्राइबल एरियाज का। ट्राइबल एरियाज के अंदर कैसे मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैला, उसकी अब बात करेंगे हम लोग।
ट्राइबल एरियाज के अंदर नॉन कॉपरेशन को फैलाने में एक सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जिसका नाम आता है वो थे मिस्टर अल्लूरी सीतारामा राजू। अल्लूरी सीतारामा राजू अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंटल फिगर थे ट्राइबल्स के अंदर। अल्लूरी सीतारामा राजू। नाउ अल्लूरी सीतारामा राजू कौन थे? हुआ ये कि लार्ज फॉरेस्ट एरियाज वर क्लोज्ड बाय ब्रिटिशर्स। जो फॉरेस्ट एरियाज थे उनको ब्रिटिशर्स ने क्लोज कर दिया था। फॉरेस्ट पे जब ब्रिटिशर्स का राज आ गया, इंडिया में जब ये राज फैला रहे थे, तो फॉरेस्ट इनको दिखा कि ये रिसोर्सेज बहुत अच्छे से और ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट से इनको बहुत अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मिलती थी जिसका यूज़ ये शिप बिल्डिंग में और उसके अलावा अपने रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए कर रहे थे। अब बात यह है कि जब ये इतनी अच्छी क्वालिटी की लकड़ी इन्हें मिल सकती थी, लेकिन फॉरेस्ट में एक चीज़ देखी जा रही थी कि ट्राइबल्स जो थे वो फॉरेस्ट को यूज़ कर रहे थे, और ट्राइबल्स अलग अलग तरह से फॉरेस्ट को यूज़ करते थे। उनकी कोई ओनरशिप नहीं थी, बट वो अपना समझते थे, वो फॉरेस्ट को मेंटेन भी करते थे, फॉरेस्ट की केयर रखते थे, उसको मेंटेन करते थे, लेकिन साथ में उससे फॉरेस्ट से प्रोड्यूस यूज भी करते थे। अंग्रेजों को इस बात से दिक्कत थी। अंग्रेज कह रहे थे कि फॉरेस्ट हमारे हैं, क्योंकि हम इंडिया पे राज कर रहे हैं तो हमारे हुए, ये ट्राइबल्स जो है ये इधर अंदर नहीं आ सकते। तो इन्होंने फॉरेस्ट के रूल्स चेंज कर दिए, कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया। रिजर्व फॉरेस्ट जो थे वो रिजर्व फॉरेस्ट में नॉर्मली जो ये अपने ट्राइबल्स थे इनकी एंट्री रेगुलेट की जाने लगी। अब बात ये थी कि जब इस तरह से ये फॉरेस्ट के कानून बदल रहे थे, तब जस्ट अ सेकेंड, फॉरेस्ट के कानून जब इस तरह से बदले जा रहे थे, तब उसके अंदर ट्राइबल्स जो थे वो गुस्से में थे। आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स के अंदर एक आदमी था अल्लूरी सीतारामा राजू, और अल्लूरी सीतारामा राजू उनको उधर लीड करेगा ट्राइबल्स के मूवमेंट को। सीतारामा राजू, अल्लूरी सीतारामा राजू बुक के अंदर एनसीईआरटी में थोड़ा और डिटेल में दिया है, उसके बारे में मैं अभी बात कर लेता हूँ। वो आप चीज़ अपने आप से पढ़ोगे वो चीज़ कि अल्लूरी सीतारामा राजू जो था वो ये बिलीव करता था कि गांधी जी की कुछ चीज़ों को बहुत सही मानता था। जैसे गांधी जी जो शराब का विरोध कर रहे थे उस चीज़ को बहुत परफेक्टली वो फॉलो करता था और इस चीज़ का समर्थन करता था। उसने जो अपने ट्राइबल भाई बंधु थे उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि आप इंटॉक्सिकेंट्स को यूज़ करना छोड़ो, आप शराब पीना छोड़ दो। गांधी जी भी यही बात बोल रहे हैं, लेकिन गांधी जी जब नॉन वायलेंस की बात करते थे ये आदमी उसके समर्थन में नहीं था, बिकॉज ही बिलीव्ड दैट वायलेंस वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। विदाउट यूज ऑफ वायलेंस वी कैन नॉट विन ओवर ब्रिटिशर्स। तो ये चीज़ अल्लूरी सीतारामा राजू मानते थे। इन्होंने ये गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करते हुए गुडम हिल्स के अंदर अंग्रेजों को पूरी चुनौती देंगे। इसके अलावा ये क्लेम करते थे अल्लूरी सीतारामा राजू कि इनके पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स थी। सुपरनैचुरल पावर्स का मतलब अद्वितीय शक्तियां, अलौकिक शक्तियां, कि जो इस दुनिया की नहीं है, मतलब एक गॉड लाइक फिगर मानते थे वो अपने आप को, और वहां की जनता भी ये मानती थी। ये ऐसा क्लेम करते थे कि ये करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, ये लोगों की बीमारियां क्योर कर सकते हैं, और ये चाहें तो ये लोगों का इलाज तो कर ही देंगे। अगर अंग्रेजों ने इन पे गोलियां भी चलाई तो वो गोलियां इनको मार नहीं सकती। इस तरह की चीजें लोग मानने लग गए थे अल्लूरी सीतारामा राजू के बारे में। अब बात ये थी कि अल्लूरी सीतारामा राजू इस तरह की ये पर्सनैलिटी थे। अल्टीमेटली अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया, बाद में मार दिया गया इनको। इन्होंने ट्राइबल एरियाज के अंदर इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान अपना एक जो छोटा सा पार्ट था वो प्ले किया। अगला अगर बात करें, एक और तीसरा पार्ट हम लोग अगर बात करें तो वो था प्लांटेशंस। एक और तीसरा स्ट्रैंड अगर इसी मूवमेंट की बात करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लांटेशंस में, जो अंग्रेजों की बागान होते थे उनमें कैसे फैला। तो प्लांटेशंस की जब हम बात करते हैं तो प्लांटेशंस के अंदर एक एक्ट चलता था, एक कानून चलता था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, और ये एक्ट आया था 1859 के अंदर। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंदर वर्कर्स जो इन प्लांटेशंस में, इन बागानों में काम करते थे, उनके ऊपर ये एक बंदिश होती थी दैट आप इधर आ तो गए, लेकिन आप अगर जाना चाहते हो यहां से निकलने के लिए आपको ब्रिटिशर्स की परमिशन की जरूरत है। आप बिना ब्रिटिशर्स की परमिशंस के आप जो वर्कर्स जो हैं वो छोड़ नहीं सकते उन प्लांटेशंस को। तो यही इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था दैट वर्कर्स इन टी गार्डन वर नॉट अलाउड टू लीव विदाउट परमिशन। जब इन वर्कर्स को बात पता चली कि गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और वो उसमें स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, तो इन्होंने समझा कि स्वराज का मतलब है खुद का राज, और खुद का राज मतलब हम सबको अपने अपने गांवों में जाने पे खुद की जमीनें मिल जाएगी, ऐसा ये सोचने लग गए थे। तो ऐसे में व्हेन द हर्ड ऑफ एनसीएम दे लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम, अपने घर की तरफ निकल लिए, प्लांटेशंस छोड़ दी इन्होंने, प्लांटेशंस से निकल के अपने घरों की तरफ चल दिए। दे बिलीव्ड, इनको ये लगता था कि गांधी राज वॉज कमिंग, गांधी जी का राज आएगा और सबको अपनी अपनी जमीनें मिल जाएगी।
ऐसा सोच के ये निकल गए, नारे लगाते हुए निकले, गांधी जी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए निकले, बट रेलवे स्टेशन जाने से पहले ही इनको, रेलवे स्टेशन पर ही इनको कैप्चर कर लिया गया, अंग्रेजों की पुलिस ने पकड़ लिया इनको और इनको पीटा गया, वापस इनकी प्लांटेशंस में लाके छोड़ दिया गया। ये एनसीएम इन प्लांटेशंस था। तो ये हमने अभी तक क्या किया, 3 अलग अलग स्ट्रैंड्स हमने पढ़े। एक हमने एनसीएम इन टाउन्स पढ़ा, एक एनसीएम इन कंट्री साइड पढ़ा, और तीसरा हमने एनसीएम पढ़ा कहां पर, प्लांटेशंस के अंदर। कंट्री साइड के अंदर हमने 2 पार्ट किए थे, एक अवध का हिस्सा और दूसरा हिस्सा था हमारे लिए ट्राइबल एरियाज का। तो ये अपने लिए अलग अलग हिस्से रहे। अब इस पूरे मूवमेंट से एक इंपॉर्टेंट चीज आगे आती है कि विड्रॉल ऑफ एनसीएम। एनसीएम खत्म हुआ, एनसीएम खत्म होना, बंद करना पड़ा गांधी जी को। ऐसा क्या हो गया था, मेजर रीजन था चौरी चौरा इंसिडेंट। ये चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था, चौरी चौरा नाम का एक गांव था गोरखपुर में, यूपी में, और इस गांव में एक प्रोटेस्ट चल रही थी। इस प्रोटेस्ट के दौरान, जस्ट अ सेकेंड, इस प्रोटेस्ट में चौरी चौरा के इंसिडेंट के अंदर 1922 के अंदर मूवमेंट चल रहा था, जनवरी 1921 से स्टार्ट हुआ। चौरी चौरा यूपी के अंदर था और यहां पे पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर फायरिंग कर दिया, अटैक कर दिया। बदले में वो प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने आके विलेजर्स के साथ मिलके इन्होंने आके पूरी चौरी चौरा की जो पुलिस चौकी थी उसको जला दिया, आग लगा दी। इंडियन पुलिसमैन ही थे, मारे गए। जब इस स्केल की वायलेंस हुई तो गांधी जी इस मूवमेंट को रोक देंगे, गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर देंगे, रोक देंगे। और रोकने के कुछ और रीजंस भी थे। वो रीजंस क्या थे कि इधर आप देखो, वायलेंस स्प्रेड तो हो ही गया, ये तो अपने को पता चल ही रहा है इससे। जब हम लोग बात करते हैं कि विड्रॉल ऑफ एनसीएम, तो एक रीजन तो यही था, वायलेंस का स्प्रेड, जिसमें मेनली था चौरी चौरा। चौरी चौरा का जो इंसिडेंट था ये एक मेजर रीजन था इसके रोकने का, इस मूवमेंट को रोकने का। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन था कि सत्याग्रहीज, गांधी जी ये मानते थे कि इन सत्याग्रहीज को प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर ये इस तरह से वायलेंस करते हुए पुलिस स्टेशन जला सकते हैं तो ये अभी तैयार नहीं है आजादी के लिए। गांधी जी का जो मूवमेंट था वो पूरा पूरा सत्याग्रह पे बेस्ड था, सत्य का आग्रह। ट्रुथ और नॉन वायलेंस, 2 इंपॉर्टेंट चीजें वो गांधी जी हमेशा से एम्फेसाइज करते थे। और यहां पे गांधी जी को लगा कि इन सत्याग्रहीज को ट्रेनिंग की जरूरत है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि सम लीडर्स वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। कांग्रेस के अंदर ये डिमांड चल रही थी नॉन कोऑपरेशन के स्टार्ट से पहले ही। मैंने आपको बताया था पहले भी कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स ये चाहते थे कि जो मूवमेंट है उसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बॉयकॉट ना किया जाए। अब उनको भी ये लग रहा था कि 1 साल से ज्यादा हो गया, वायलेंस भी हो रही है, मूवमेंट का कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। तो वो लीडर्स जो थे वो इस ओपिनियन के थे कि हम लोग अब थक चुके हैं और हमें अब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। मास स्ट्रगल के अंदर ज्यादा एनर्जी जाती है, या जनता के साथ डील करने में, सड़कों पे लाठियां खाने में हम लोग उतना ज्यादा, अब साल से ज्यादा हो गए, इस तरीके से हमारी मांग पूरी हो नहीं रही है, तो क्यों ना काउंसिल्स के इलेक्शन लड़े जाए। तो ये कुछ मेजर 3 रीजन थे कि जिसकी वजह से एनसीएम को विड्रॉ किया गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज अब अगर बात करें तो वो थी कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जस्ट अ सेकंड गाइस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लोगों ने क्या, एक अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, वो यही था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वायलेंस के चलते बंद हो गया। वायलेंस फैली तो ये बंद हो गया। इसके अलावा लास्ट में हमने कुछ पर्सनैलिटीज की बात की है कि इस मूवमेंट के अंदर, इस मूवमेंट के दौरान कुछ की लीडर्स कौन कौन थे। अगर की लीडर्स की बात करें कि जो मेन लीडर्स थे इस मूवमेंट के, उन लीडर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं गांधी जी। गांधी जी ने एक किताब लिखी, वो नाम याद रखोगे आप, 1909 के अंदर आई बुक इनकी। बुक का नाम जरूर याद रखोगे, हिंद स्वराज। पूछी जा चुकी है ये पेपर के अंदर पहले भी, आगे भी पूछी जा सकती है और मल्टीपल टाइम्स पूछी हुई है। ये 2 अली ब्रदर्स थे, मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट के लिए खिलाफत कमेटी बनाई थी। कहां पे बनी थी याद रखोगे, बॉम्बे में बनी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो इस मूवमेंट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र कहां से एसोसिएटेड है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे। अवध के अंदर औध किसान सभा इन्होंने बनाई थी। क्वेश्चन मिल सकता है आपको, बाबा रामचंद्र एंड जवाहरलाल नेहरू वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। उसके अंदर आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए जा सकते हैं। खिलाफत कमेटी, आपको नाम दिया जा सकता है FICCI, उसके अलावा आपको नाम दिया जा सकता है औध किसान सभा। नन ऑफ दीज,
इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो आप इनको लिंक करके पढ़िएगा। ये जो बाकी के नाम मैंने लिखे हैं ना, फिक्की, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ते हो तो वहां पे आपको समझ में आता है कि फिक्की एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो थी। खिलाफत कमेटी हम लोगों ने अभी पढ़ी थी इधर, इन दोनों ब्रदर्स ने, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली ने ये बनाई थी। उसके अलावा आप जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र जो थे ये मिलके बना रहे हैं कौन सी, औध किसान सभा। इसके अलावा एक और फिगर जो हमने बात की वो फिगर थे अलूरी सीतारामा राजू। अलूरी सीतारामा राजू ये आंध्र प्रदेश की गुडम हिल्स के अंदर एक ट्राइबल मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन के दौरान लीड करेंगे और वो वहां पर अपनी बात आगे रखेंगे अंग्रेजों को हटाने के लिए। वहां पे ट्राइबल्स के अंदर जो स्वराज की डिमांड रखेगा वो था अलूरी सीतारामा राजू। ये अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। थोड़ी बड़ी क्लास हुई है नॉर्मल के कंपैरिजन में अपनी, लेकिन इस टॉपिक के साथ उतना ज़्यादा टाइम देना जस्टिफाइड है। अपनी हिस्ट्री के अंदर ये कुछ मूवमेंट्स है जहां से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चन आने की, तो ऐसी चीज़ों को टाइम देना वर्थ है अपने लिए। अल्टीमेटली इस चीज़ को अगर हम लोग अब रिवाइज करें पूरा, तो कंप्लीट रिवीजन के लिए एक तो आप ये सीधा का सीधा ये इन्फोग्राफिक देख सकते हो, बट उससे बेटर मैं चाहूँगा कि मैं अब उसको आपके साथ ये पूरा का पूरा लिख के देखें। अभी हम लोग हमने शुरू के अंदर से जो बातें की कि सबसे पहले ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1920 से लेके 22 तक, 20 के अंदर शुरुआत हो चुकी थी चीज़ों की। हाँ, ओरिजिनली 1921 से शुरुआत, ऑफिशियली शुरुआत वो थी, बट 1920 के अंदर इससे रिलेटेड पॉलिटिक्स होने लग गई थी, इसलिए मैंने ये ईयर लिखा है 1920 टू 1922, अ मास मूवमेंट फॉर स्वराज। इसके अंदर अगर बात करें हमने आज क्या क्या पढ़ा, तो पहली बात तो हमने पढ़ी दैट इंप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि नॉन कोऑपरेशन से पहले क्या था। कॉजेज की अगर बात करें तो कॉजेज क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, उन कॉजेज के अंदर हमने बात कर ली। अलग अलग कॉजेज थे, एक तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का जो गुस्सा था वो, उसके अलावा खिलाफत के अंदर जो गलतियां हुई है अंग्रेजों से, खिलाफत के लिए गुस्सा था। उसके अलावा हम लोगों ने बात की रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट का गुस्सा लोगों के अंदर, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों को जो मारा गया। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात हमने की थी, जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ उसका गुस्सा लोगों के अंदर था। कॉजेज के बाद हमने अगली बात की थी इसी मूवमेंट के अंदर, दैट गांधी जी अब सजेस्ट कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन। अपनी बुक में हिंद स्वराज नाम था उस बुक का, वाई नॉन कोऑपरेशन इस नाम से एक टॉपिक है अपनी बुक के अंदर, वाई नॉन कोऑपरेशन। इसका आंसर गांधी जी अपनी बुक में देते हैं, बुक का नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में गांधी जी ये आंसर देंगे। उसके अलावा गांधी जी इस चीज को कैसे मूवमेंट में बनाया जाए, मूवमेंट में कन्वर्ट किया जाए, इसकी भी बात गांधी जी इधर ही करेंगे। एक और अल्टीमेटली चीज ये हुई कि इसको मूवमेंट में कन्वर्ट करने का बोलेंगे अब गांधी जी, और धीरे धीरे अब ये मूवमेंट में कन्वर्ट होगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के अंदर एक झगड़ा सा चल रहा था कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे। उस चीज के लिए अल्टीमेटली कांग्रेस मान जाएगी। हम लोगों ने पढ़े थे बीच में तीन इवेंट्स पढ़े थे कि एक था कैलकाटा सेशन, एक था नागपुर सेशन, और उसके बाद अल्टीमेटली जनवरी 1921 के अंदर ये मूवमेंट जो था ये लॉन्च हो जाएगा। तो कैलकाटा सेशन कब हुआ है? 1920 के अंदर। 1920 के अंदर जो कैलकाटा सेशन हुआ कब हुआ, कौन से मंथ में? सितंबर में। नागपुर सेशन जिसके अंदर दिसंबर के अंदर हुआ, और इसके अंदर कांग्रेस के लीडर्स ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोग लॉन्च करेंगे जनवरी 1921 से। तो ये याद जरूर रखोगे। अगला उसके बाद अगर अपन लोग बात करें इसी रिवीजन के अंदर, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ये सारे स्टैंड्स के बाद में हमने आगे बात करी थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर कौन से 3 मेजर ग्रुप्स थे जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो डिफरेंट स्ट्रैंड्स की बात हमने इधर की थी अपने इस मूवमेंट के अंदर। वो 3 अलग अलग स्ट्रैंड्स अभी जस्ट हमने पढ़े हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड, एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द प्लांटेशंस। कंट्री साइड के अंदर हम लोग ये 2 हिस्से पढ़ते हैं, एक तो हम लोग पढ़ते हैं अवध के बारे में, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ट्राइबल्स के बारे में। तीसरा हम लोगों ने बात कर ली एनसीएम इन प्लांटेशंस, और अब इसके बाद आगे हम लोगों ने अवध किसान सभा जैसी कुछ चीजें छोटी सी, और फिर मूवमेंट बंद क्यों हुआ अल्टीमेटली उस पर बात हुई। लास्ट में कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में भी छोटा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये अपना था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैंने क्विकली करने की, समराइज करने की कोशिश की है, बट एट द सेम टाइम जिन टॉपिक्स पे या जिन डिस्कशंस को टाइम देने की जरूरत थी उनको टाइम दिया भी है। ये आपके ऊपर रहेगा कि आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर ये जो नॉन कोऑपरेशन का सेक्शन है वो खुद से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और
पेपर के अंदर आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। नॉन कोऑपरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मिले आपको, मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा, वो कोई ना कोई मूवमेंट से रिलेटेड होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, और कोई सी एक दूसरी वीडियो के अंदर हम लोग बाकी के मूवमेंट्स भी कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।